हेलो हेलो हेलो। भाई कैसा आ रहा है? ये चैट वगैरह ऑन करो यार, थोड़ा सा है ना। हेलो हेलो हेलो। चैट बॉक्स ऑन कर दो। 4:02 हो गए हैं। बच्चों कर रहे हैं अभी स्टार्ट, है ना। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, चैट विजिबल नहीं हो रही है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। बच्चों, आज की जो क्लास है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्शुअल होने वाली है हमारी क्लास। तो हमारी जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम स्टार्टिंग के 10 मिनट में म्यूटेशन खत्म कर लेंगे। म्यूटेशन का मेरे को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसके बाद हम जिसका शिकार करने वाले हैं वो है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में मैं आपके पास 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये 10 के 10 क्वेश्चन मैं क्लास में सॉल्व करूंगा और आपको पूरा पेडिग्री एनालिसिस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा क्वालिटी के साथ। तो जब मैं पेडिग्री एनालिसिस स्टार्ट करूंगा बेटा, तो आपको मैं एक एक वार्निंग दूंगा कि बेटा पूरा का पूरा फोकस करना है। जितना ज्यादा फोकस कर सकते हो उतना आपको फोकस करना है। तो आज पेडिग्री खत्म हो जाएगा और ईश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल ये समझो कि कल लिंकेज और क्रोमोसोमल थ्योरी में आपको पढ़ाऊंगा, तो सब कुछ ठीक रहा तो कल हमें इस चैप्टर से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद जो मैं आपका चैप्टर स्टार्ट करूंगा वो मैं आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करूंगा। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के टक्कर का चैप्टर है। तो बच्चों, जैसे ही मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस खत्म करूंगा, आप लोग क्योंकि पास जितना भी टाइम बचेगा आप 11th की बॉटनी में लग जाना। ये मैं आपको अपने 13 साल के एक्सपीरियंस से आदेश दे रहा हूं। जैसे ही मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस खत्म होगा, आप ये मान के चलना उसके बाद जो 6 चैप्टर हैं उनमें से 4 चैप्टर तो ऐसे हैं जो 3-3 लेक्चर में खत्म हो जाते हैं और 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें 5-5 लेक्चर लगते हैं। और इतने आसान चैप्टर हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। बस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बाद आपको जितना टाइम मिलता है आप 11th के रिवीजन में लगाना और साथ साथ में 12th करते रहना। 12th कैसे करनी है वो भी मैं आपको गाइड करूंगा। मैं आपके ऐप में इतने सारे ऑब्जेक्टिव पेपर दिलवा दूंगा कि जब भी आपको जेनेटिक्स रिवाइज करनी होगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन आपके गलत होंगे
उन्हीं क्वेश्चन के आप एनसीईआरटी खोल के कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे और अपना 11th का पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि आप जनवरी और फरवरी में 11th नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मार्च में बोर्ड होते हैं, तो लोग जनवरी और फरवरी में 12th का ही पढ़ते हैं। तो आप जो पढ़ पाएंगे वो मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर ऐसे ही तक ही पढ़ पाएंगे, उसके बाद आप 11th नहीं पढ़ पाएंगे। और जब मॉलिक्यूलर बेसिस खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको क्लास 11th के वन शॉट प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि वन शॉट इजी नहीं होते हैं। एक वन शॉट का जो ड्यूरेशन होगा वो करीब 5 घंटे का, 5 से 6 घंटे का रहने वाला है, क्योंकि बच्चों को उसमें डिटेल कॉन्सेप्ट देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एजेंडा रहने वाला है। तो लास्ट की क्लास भी बहुत खतरनाक क्लास थी हमारी, क्योंकि उसमें सिकल सेल अनीमिया का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया था। तो मैं एक बार आपको जल्दी से वो जो सिकल सेल अनीमिया का कॉन्सेप्ट बताया था उसको दोबारा से रिवाइज करा देता हूं, और उसके बाद बिना एक्स्ट्रा मोटिवेट किया, बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। जल्दी से सब लोग चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए, जल्दी से सब लोग यस लिख दीजिए। तबियत थोड़ी सी, आवाज आज एनर्जी कम रहेगी लेकिन क्वालिटी भरपूर रहेगी। गला थोड़ा बैठा हुआ है, ठीक है, ये कोई तो थोड़ा सा आवाज कम रहेगी, एनर्जी कम रहेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त रहेगा। और एकदम से जज मत करना। पेडिग्री एनालिसिस जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं 10 मिनट ऐसा लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन 10 मिनट के बाद जब धीरे धीरे नशा बढ़ेगा तो भाई तुम लोग फैन हो जाओगे क्लास के बाद। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। मुझे आपको सिकल सेल अनीमिया का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, तो उसके लिए मैंने क्लास 11th की हेल्प ली थी। मैंने कहा था कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं, एक है बेस, एक है फॉस्फेट और एक है शुगर। तो जो शुगर मिलती है उसके सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए इस शुगर को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। इसमें 5 कार्बन होते हैं, इसलिए ये पेंटोज शुगर है। इसके 5th कार्बन पर होता है फॉस्फेट। इसको ढंग से पढ़ाया जाता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, डीएनए के स्ट्रक्चर में 2 घंटे लगा के। नाइट्रोजनस बेस में आते हैं पिरिमिडीन और प्यूरिन। पिरिमिडीन में आते हैं साइटोसिन और थाइमीन, प्यूरिन में आते हैं एडेनिन और गुआनिन। तो ये रहा नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, तो यहां एडेनिन हो सकता है, एडेनिन की जगह गुआनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है या थाइमीन हो सकता है। चारों में से कोई एक टाइम पर एक ही मिलेगा, कोई एक ही मिलेगा। अगर यहां बेस एडेनिन है तो एडेनिन बेस प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर, इन दोनों को मिलाकर आप बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर बेस होती है, शुगर होता है। फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड का पार्ट नहीं है, तो जो न्यूक्लियोसाइड तैयार हुआ उसको बोला डीऑक्सी एडेनोसिन। इसी के साथ अब ये फॉस्फेट भी जुड़ गया तो आपका बना बेस आ गया, पहले ही आ गया था, शुगर पहले ही आ गया था, अब क्या आ गया, अब आ गया फॉस्फेट। तो तीनों को मिलाकर बोला न्यूक्लियोटाइड। तो डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड है, डीऑक्सी एडेनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है और एडेनिन आपका बेस है। सिमिलरली एक और एग्जांपल उठा लेता हूं। मान लीजिए यहां पर ग्वानिन बेस है, तो ग्वानिन बेस के साथ आ गया शुगर, तो बेस हो गई ग्वानिन, शुगर हो गई डीऑक्सीराइबोस, दोनों को मिलाकर क्या बोला डीऑक्सीग्वानोसिन। डीऑक्सीग्वानोसिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। इसके साथ क्या जुड़ गया, फॉस्फेट, तो आपका बना डीऑक्सीग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। तो बच्चों यहां आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस बताया गया। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि 2 धागे होते हैं डीएनए के अंदर। डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंड है। डबल स्ट्रैंड का मतलब उसमें कितनी स्ट्रैंड है बच्चों, उसमें 2 स्ट्रैंड है। एक स्ट्रैंड में अगर यहां एएमपी है तो एएमपी का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड है जिसका बेस है एडेनिन। तो एडेनिन के साथ जो बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड वो बनाता है थाइमीन, इसलिए यहां पर टीएमपी है। टीएमपी का फुल फॉर्म है
डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, और इसमें जो बेस है, बेस का नाम है थायमीन। तो ए के सामने टी आएगा, टी के सामने ए आएगा, टी के सामने ए आएगा, जी के सामने सी आएगा, सी के सामने जी आएगा। तो डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। फिर ये थी, मतलब ये थी वो स्लाइड, खतरनाक वाली स्लाइड थी। ये एक नॉर्मल पर्सन का डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये मेरा डीएनए है। मेरे डीएनए में एक स्ट्रैंड में अगर जी है तो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन है, अगर यहां एडेनिन है तो यहां थाइमीन है, अगर यहां ग्वानिन है तो यहां आपका साइटोसिन है। ये मेरा डीएनए है और मैं एक नॉर्मल आदमी हूं। इस डीएनए में जहां पर सी टी सी है, जिस धागे में सी टी सी है उससे एक धागा बना, इससे एक धागा बना, और ये एक ही धागा है, मतलब ये सिंगल स्ट्रैंड है। इस धागे को बोलते हैं mRNA। तो इसके अंदर जो बेस आएंगे वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री आएंगे। अगर यहां C है तो C के सामने G आता था, अभी अभी आपने देखा था, C के सामने G, A के सामने T। तो अगर यहां आपका T है तो T के सामने A आया, C के सामने G आया। ऐसे ही यहां भी कोई तीन बेस रहे होंगे, उनके कॉम्प्लीमेंट्री यहां आए, इनके कॉम्प्लीमेंट्री यहां आए, इनके कॉम्प्लीमेंट्री यहां आए, इनके कॉम्प्लीमेंट्री यहां आए, इनके कॉम्प्लीमेंट्री यहां आए। तो मैसेंजर आरएनए के अंदर हम वर्ड यूज करते हैं कोडॉन। और एक कोडॉन का क्या मतलब था, एक कोडॉन का क्या मतलब था, एक कोडॉन में तीन न्यूक्लियोटाइड होते हैं। देख लीजिए जी, एक कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, तीन, और एक न्यूक्लियोटाइड में कितने बेस होते हैं, तीन। तो एक दो तीन, तो तीन बेस का मतलब होता है एक कोडॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इसमें कितनी कोडॉन दिखाई गई, सातवीं कोडॉन दिखाई गई। और हर कोडॉन के लिए एक अमीनो एसिड भगवान जी ने दी है। जीएजी कोडॉन जब भी होगी उसके लिए ग्लूटामिक अमीनो एसिड बनेगी। यहां कोई कोडॉन रही होगी उसके लिए कोई अमीनो एसिड आई होगी, यहां कोई XYZ कोडॉन रही होगी उसके लिए थ्रियोनिन आया, यहां कोई XYZ रही होगी उसके लिए ल्यूसीन आया, यहां कोई XYZ आई होगी उसके लिए हिस्टीडीन आया, यहां कोई XYZ रही होगी उसके लिए वैलिन आया, और यहां पर आया ग्लूटामिक एसिड, इसके लिए भी आया ग्लूटामिक एसिड। तो बच्चों अमीनो एसिड की एक चेन बन गई, और इसके बीच में ये जो डंडे हैं ब्लू कलर के, ये है पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये आपका एक प्रोटीन बन गया। तो ये एक नॉर्मल बंदे की हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। प्रोटीन किसका बना होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड की चेन का बना होता है। तो बच्चों एक नॉर्मल पर्सन, मतलब मेरे हीमोग्लोबिन की बीटा चेन का यह सीक्वेंस है। मेरे हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसके सातवें नंबर पर कौन सी अमीनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है। क्यों, क्योंकि मेरे मैसेंजर आरएनए पे, सॉरी सातवें नंबर पे नहीं, छठवें नंबर पे, क्योंकि मेरे मैसेंजर आरएनए के छठवें कोडॉन पर जीएजी है। तो जीएजी से बनी ग्लूटामिक एसिड। तो मेरे हीमोग्लोबिन की बीटा चेन पे 6 नंबर की जो अमीनो एसिड है वो ग्लूटामिक अमीनो एसिड है। यहां तक समझ में आया तो जल्दी से यस सर लिखिए। यहां तक समझ में आया तो आप फटाफट यस सर लिखिए, जल्दी से यस सर लिखिए। चैट क्यों नहीं चल रही है, चैट नहीं चल रही है, चैट क्यों नहीं चल रही है, चैट क्यों नहीं चल रही है, चैट चलाओ यार, चैट चलाओ, बिना चैट के कुछ नहीं है। लगता है रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा रहा है टीचर। चैट चलाओ, चैट चलाओ, बैच मैनेजर साहब चैट चलाओ, चैट चलाओ, चैट चलाओ, चैट दिख नहीं रही।
अरे ये मत लिखो नो वॉइस, तुम खुद सोचो ना, सर फोन पे लगे हुए हैं, तो अगर सर फोन पे लगे होंगे तो तुम्हें आवाज कहां से आएगी? अपना माइक, हाँ बस यही रहने दो। तो बेटा यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। जब कोई मोबाइल पे लगा होगा तो वो अपना माइक ऑफ कर देगा, तो ये अंडरस्टूड है कि वो अपनी आवाज आपको सुनाना नहीं चाह रहा, तो आप समझ जाइएगा उस टाइम वॉइस नहीं आएगी। अगर यहां तक आपको समझ में आया तो यस सर लिख दीजिए। चैट ही नहीं चल रही थी, ऐसा लग रहा था मैं खुद ही पढ़ रहा हूं, लग रहा था कोई रिकॉर्डेड लेक्चर चल रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आप देखिए क्या हुआ था, अब आप देखिएगा क्या हुआ था, फटाफट आइएगा, क्या हुआ था फटाफट आइएगा। ठीक है, ये है अफेक्टेड पर्सन। मान लीजिए मुझे सिकल सेल अनीमिया हो गया है, ईश्वर का आशीर्वाद मुझ पे कम था और मुझे सिकल सेल अनीमिया हो गया, तो होगा क्या? मेरे पास जो थायमीन थी, थायमीन की जगह आ गया एडेनिन। थायमीन एक बेस है, एडेनिन एक बेस है, तो भैया एक बेस चेंज हुई, थायमीन की जगह आ गया है आपका एडेनिन। थायमीन की जगह आपका आ गया है एडेनिन, तो थायमीन की जगह आपका आ गया है एडेनिन। तो बच्चों कितनी बेस चेंज हुई? एक बेस चेंज हुई। ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ सिंगल बेस, थायमीन की जगह आ गया है एडेनिन। सो चेंज इन वन बेस। अब जब यहां एडेनिन आया तो ऊपर क्या आ गया? ऊपर ए के सामने क्या आ गया? टी। पहले टी था तो टी के सामने क्या था? ए। अब जब टी की जगह ए आया तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा टी। तो कितना बेस पेयर चेंज हो गया? एक बेस पेयर चेंज हो गया। तो जब एक बेस पेयर चेंज होता है तो इसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। बिल्कुल सही है, एक बेस ने दूसरे बेस को रिप्लेस किया, टी ने ए को रिप्लेस किया, इसलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया के अंदर सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ म्यूटेशन है, बिल्कुल सही है। वो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है, बिल्कुल सही है। और सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में भी कैसा है? ट्रांसवर्जन टाइप है। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में भी कैसा है? ट्रांसवर्जन टाइप है। ट्रांसवर्जन का मतलब क्या होता है? जब पिरिमिडीन को प्यूरिन रिप्लेस कर दे जब पिरामिडीन को प्यूरिन रिप्लेस कर दे या प्यूरिन को पिरामिडीन रिप्लेस कर दे, पिरामिडीन रिप्लेस बाय प्यूरिन एंड वाइस वर्सा, पिरामिडीन को प्यूरिन रिप्लेस कर दे या फिर प्यूरिन को पिरामिडीन रिप्लेस कर दे, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन, जिसको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो बच्चों यहां पर देखिए टी क्या है? टी पिरामिडीन है। ए क्या है? प्यूरिन है। तो टी पिरामिडीन है, ए क्या है? प्यूरिन है। तो पिरामिडीन रिप्लेस बाय प्यूरिन, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन। ये प्लियोट्रॉपी का भी एग्जांपल है, जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे कि एक जीन की वजह से एक से ज्यादा इफेक्ट आते हैं। 3 बेस इन मैसेंजर आरएनए रिप्रेजेंट 1 कोडॉन। 3 बेस इन मैसेंजर आरएनए रिप्रेजेंट 1 कोडॉन। अब आप देखिए छठवें नंबर पे है GUG। अब देखिए सी के कॉम्प्लीमेंट्री आया जी, ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी नहीं आया, क्योंकि आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल होता है। थायमीन में, क्योंकि एमआरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल होता है। ए के सामने टी आना चाहिए था, क्योंकि ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी होता है, लेकिन आरएनए वाला जो धागा है वहां थायमीन की जगह यूरेसिल आता है, तो कोडॉन चेंज हो गई। जब कोडॉन चेंज हुई तो अमीनो एसिड चेंज हुई। तो इसका मतलब सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो अफेक्टेड पर्सन है उसकी हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उसमें 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 6 नंबर की जो अमीनो एसिड थी वो वैलीन आ जाती है। नॉर्मल में ग्लूटामिक है, अफेक्टेड में वैलीन है, जिसकी वजह से आरबीसी का जो शेप था वो आपका बाइकॉन्केव से सिकल शेप हो गया था। यहां तक आपको समझ में आया तो आप सब लोग यस सर लिखिए। ये देखिए ये आपकी सिकल सेल शेप है, ये फंस गई यहां पर, तो यहां ब्लॉकेज हो गया। यहां तक आपको समझ में आया तो हमारे सम्मान में आप लोग यस सर लिख दीजिए। आप लोग यस सर लिख दीजिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है, तो आप घबराइएगा मत, आपको बहुत क्वालिटी से पढ़ाया गया है
और रिवीजन लेक्चर हमारे कंटिन्यू रहेंगे। ये जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है ये 15 मिनट की फॉर्म में रिवीजन लेक्चर में भी आएगी, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो अब मैं म्यूटेशन को खत्म करके पेडिग्री स्टार्ट कर लेता हूं। बाद में जो टाइम बचेगा उसमें मैं आपको थैलेसीमिया का भी रिवीजन करा दूंगा। बाद में मैं आपको क्लास के एंड में जो टाइम बचेगा मैं उसको थैलेसीमिया का भी रिवीजन करा दूंगा। 1% टाइम नहीं बचा तो कल की क्लास में थैलेसीमिया का भी रिवीजन हो जाएगा। तो बच्चों अब हम यहां से ध्यान से रखना, देख लो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे क्वेश्चन लाया हूं पेडिग्री के लिए। ठीक है, ये क्लास बहुत जिम्मेदारी की क्लास है। ठीक है, तो ये अब हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 18 है और कल सब ठीक रहा तो चैप्टर खत्म करेंगे। लेक्चर नंबर 18 है, टॉपिक है म्यूटेशन और पेडिग्री एनालिसिस, जिसमें ये स्लाइड आपको लास्ट टाइम दिखाई गई थी। ये स्लाइड आपको लास्ट टाइम दिखाई गई थी। तो बच्चों अब मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूं। अब मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूं, एक सेकंड रुकिएगा। चलो बेटा पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। आज मुझे बताना है बच्चों को कि म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन क्या होता है बच्चों, म्यूटेशन क्या होता है। मैंने कहा कि मेरे क्रोमोसोम में चेंज आ गया। तो बच्चे ने कहा कि सर क्रोमोसोम में चेंज आने का मतलब क्या है, पहले ये बताओ। मैंने कहा कि क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ गया। मैंने कहा चेंज इन, मेरे बच्चे को कहा चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मैंने कहा बेटा कि क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ गया। सर जैसे जैसे मान ले मुझे मोनोसोमी हो गई, मेरे शरीर में क्रोमोसोम 45 हो गए, या मेरे शरीर में क्रोमोसोम 44 हो गए, या मेरे शरीर में क्रोमोसोम 47 हो गए, या 48 हो गया। मतलब मुझे या तो एन्यूप्लॉइडी हो गई या मुझे यूप्लॉइडी हो गई। इस वजह से मेरे क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ गया। तो सर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आना क्या म्यूटेशन है? यस, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आना इज वन ऑफ द टाइप ऑफ म्यूटेशन, जिसको आप कहते हैं जीनोमेटिक म्यूटेशन। ठीक है सर, क्या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आ सकता? नंबर छोड़िए, नंबर समझ गए। क्या स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आ सकता? बेटा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में भी चेंज आ सकता है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में भी चेंज आ सकता है। अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आया तो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रोमोसोमल एब्रिएशन। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आया, तुम्हारे पास सिंपल बड़ा क्रोमोसोम था, इस क्रोमोसोम की आखिरी की सेगमेंट टूट गई, यह क्रोमोसोम छोटा हो गया, इसका कोना टूट गया, इसका कोना टूट गया, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रिएशन। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ सकता है। क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आए तो जीनोमेटिक म्यूटेशन, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आए क्रोमोसोमल एब्रिएशन, और तीसरी टाइप है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन, तो जीन म्यूटेशन क्या था? चेंज इन जीन म्यूटेशन क्या था? चेंज इन डीएनए, डीएनए में चेंज आना, डीएनए में चेंज आना, चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, जिसको आपने क्या बोला था सिकल सेल अनीमिया में, जिसको आपने बोला था पॉइंट म्यूटेशन। तो अगर डीएनए में चेंज आ जाए, फॉर एग्जांपल डीएनए के बेस में चेंज आ जाए, जैसा कि सीटीसी की जगह हो गया था सीएसी
जैसा कि CTC की जगह हो गया था, CTC की जगह क्या हो गया था, DNA में चेंज आ जाए, DNA में चेंज आ जाए, CTC की जगह हो गया CAC, DNA में चेंज आ गया, बेस में चेंज आ गया, DNA में चेंज आ गया, बेस में चेंज आ गया, ऐसे म्यूटेशन को बोलते हैं जीन म्यूटेशन। और इसी के लिए वर्ड यूज किया पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं। तो भैया डेफिनेशन क्या हुई, डेफिनेशन हुई चेंज इन बेस ऑफ DNA नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिजल्ट इन चेंज इन फिनोटाइप, मेरा फिजिकल अपीयरेंस भी बदल गया और मेरा जीनोटाइप भी बदल गया। चेंज इन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर किसी बंदे को क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है तो वो बंदा देखने में उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होगी वो एक नॉर्मल बंदे से अलग होगी, फिनोटाइप। और उसका जो जीनोटाइप होगा, उसके अंदर जो XXY मिलेगा, उसके अंदर जो फीमेल के कैरेक्टर मिलेंगे, मतलब उसका जीनोटाइप भी चेंज हो गया, उसका फिनोटाइप भी चेंज हो गया, उसका जीनोटाइप भी चेंज हो गया, उसका फिनोटाइप भी चेंज हो गया। तो जीन मतलब DNA के बेस में चेंज आना, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आना या क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आना, उसकी वजह से एक आदमी का एक्सटर्नल अपीयरेंस ही बदल जाना और इंटरनल अपीयरेंस ही बदल जाना, फिनोटाइप और जीनोटाइप, इसको आप बोलते हैं म्यूटेशन, इसको आप बोलते हैं म्यूटेशन। बिल्कुल सही है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन अचानक से होती है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जनरेशन में म्यूटेशन होगी, म्यूटेशन हमेशा नहीं होती, म्यूटेशन जो होती है अचानक से होती है, सडन चेंज। म्यूटेशन के लिए आप वर्ड यूज करते हैं सडन चेंज इन DNA, सडन चेंज इन DNA। म्यूटेशन की वजह से भी वेरिएशन आती है और क्रॉसिंग ओवर की वजह से भी वेरिएशन आती है। हमारे अंदर कुछ कैरेक्टर मम्मी के हैं, कुछ कैरेक्टर पापा के हैं, बट कुछ कैरेक्टर ऐसे भी हैं जो ना मम्मी के हैं ना पापा के हैं, वो कैरेक्टर क्रॉसिंग ओवर की वजह से आते हैं, जिन्हें क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से भी वेरिएशन आती हैं। तो आप मुझे यह बताइए, क्रॉसिंग ओवर तो एक अच्छी चीज है, एक नॉर्मल चीज है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होता है, बट म्यूटेशन हमेशा नहीं होता। तो आप मुझे बताइए, क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन में कौन डिसकंटीन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन है? लिख के बताइए, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन में कौन डिसकंटीन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन है? कौन डिसकंटीन्यूअस है? लिख के बताइए। क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन दोनों से वेरिएशन आती हैं, बट कौन सा डिसकंटीन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है? लिख के बताइए। बिल्कुल सही है, म्यूटेशन डिसकंटीन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं यहां पर आपको नोट डालूं और यहां पर आपको बोलूं कि वेरिएशन जो होती है वो दो टाइप से हो सकती है बच्चों। वेरिएशन आपकी दो टाइप से हो सकती है। कौन कौन से टाइप से हो सकती है? वेरिएशन आपकी दो टाइप से हो सकती है। एक को आपने बोला कॉन्टिन्यूअस, एक को आपने बोला कॉन्टिन्यूअस, और दूसरे को आपने बोला डिसकंटीन्यूअस।
तो जब वेरिएशन कॉन्टिन्यूअस आएगी तो आप एग्जाम्पल बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, और इसी को आप बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। और जब डिसकंटिन्यूअस होगा तो आप बोलेंगे म्यूटेशन, म्यूटेशन। तो बच्चों म्यूटेशन जो है वो रिसेसिव भी हो सकती है और वो डोमिनेंट भी हो सकती है। म्यूटेशन रिसेसिव भी हो सकती है और डोमिनेंट भी हो सकती है, क्योंकि आपने ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर भी पढ़े जैसे सिकल सेल अनीमिया हो गया, आपने ऑटोसोमल डोमिनेंट भी पढ़े जिसमें मायोटेनिक डिस्ट्रोफी था। इसका मतलब म्यूटेशन रिसेसिव भी हो सकती है और डोमिनेंट भी हो सकती है, बट मोस्टली म्यूटेशन जो होती है वो रिसेसिव होती है। मोस्टली म्यूटेशन जो होती है वो रिसेसिव होती है, ज्यादातर म्यूटेशन रिसेसिव होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस रिसेसिव था, सिकल सेल एनीमिया रिसेसिव था, फिनाइल कीटोन्यूरिया रिसेसिव था। तो अगर मैं आपको बोला यहां पर देखो, एनर्जी पे मत जाओ, अभी सांस भी फूल रही है, तबीयत सही नहीं है, कॉन्सर्ट पे जाओ अभी पूरा का पूरा। अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुआ, खेल तो भी शुरू होगा जब पेडिग्री एनालिसिस डालूंगा। सिकल सेल अनीमिया से भी ऊपर की चीज है भाई, समझ गए? पूरा फोकस करना, पूरा का पूरा फोकस, ठीक है? ज्यादातर म्यूटेशन जो होता है वो रिसेसिव होता है। तो बच्चों जीन म्यूटेशन के दो टाइप है। पहला टाइप है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर दो है, डिलीशन और एडिशन, और ये दोनों चीजें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी म्यूटेशन टॉपिक दिया है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी म्यूटेशन टॉपिक दिया है, वहां एक्सप्लेन की जाएगी, वहां एक्सप्लेन की जाएगी। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, जिसमें दो है, ट्रांसवर्जन और ट्रांजिशन। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन दोनों मॉलिक्यूलर बेसिस में एक्सप्लेन किए जाएंगे। ट्रांसवर्जन मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया, सिकल सेल अनीमिया वाला। फिर वेरिएशन दो टाइप की होती हैं, ये हम पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। तो आप 1 मिनट में इस स्लाइड को नोट कर लीजिए, आप 1 मिनट में इस स्लाइड को नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। पेडिग्री एनालिसिस में पूरा फोकस करना। लिख लीजिए, क्योंकि ये पुरानी स्लाइड है, मैक्सिमम आपने लिख लिया होगा, मैक्सिमम आपने लिख लिया होगा, ठीक है? तो मैं इसको आगे कर रहा हूं। क्रोमोसोमल एब्रिएशन, क्रोमोसोमल एब्रिएशन। अब आप देखिएगा क्रोमोसोमल एब्रिएशन में क्या है, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में, धीरे धीरे नशा चढ़ेगा, धीरे धीरे नशा चढ़ेगा। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये कॉमनली ऑब्जर्व की जाती है कैंसर सेल के अंदर। कैंसर सेल के अंदर दो टाइप है, पहला है डिलीशन, दूसरा है डुप्लीकेशन। मैंने यहां पर एक क्रोमोसोम बनाया, ये मैंने यहां पर आपका एक क्रोमोसोम बनाया। इस क्रोमोसोम पर ये मैंने आपको जीन दिखाए ABCDEF, ये क्रोमोसोम है। डिलीशन का मतलब क्या है? डिलीशन का मतलब यह है कि यहां से कोई सेगमेंट क्रोमोसोम का टूट गया, कोई सेगमेंट क्रोमोसोम का टूट गया, कोई सेगमेंट क्रोमोसोम का टूट गया, पीछे से क्रोमोसोम का सेगमेंट टूट गया, डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। देख लीजिए ई और एफ गायब हो गया, लॉस ऑफ सेगमेंट, लॉस ऑफ सेगमेंट, लॉस ऑफ सेगमेंट। अगर आखिरी से छोटा सा सेगमेंट का लॉस हो गया, इसका मतलब कौन से जीन का लॉस हो गया? ई और एफ। तो ये जो अब क्रोमोसोम आया है, ये इसको बोलते हैं डिलीशन, इसको आप बोलते हैं डिलीशन। तो ये आपका बिल्कुल आसान हुआ, डिलीशन। तो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है
क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, बैक स्लाइड, बैक स्लाइड। अच्छा, लो भाई लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, लो लो 2 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट नहीं है, 2 मिनट ले लो, आराम से लो। वो पढ़ाई क्या जिसमें तुम लिख ना पाओ, तुम्हारा छूट जाए तो फिर क्या मतलब, समझ में आया? लिख लो लिख लो। परिवार वही है जहां घर के सारे सदस्य खुश हैं। अगर सदस्य ही खुश नहीं तो फिर परिवार क्या? लिख लो जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट लगाओ, तुम 3 मिनट लगाओ, लिख लो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखो, छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। वेरिएशन का, वेरिएशन कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस अभी बताऊंगा कि चेंज किसकी वजह से आता है डीएनए में। एग्जाम्पल देके बताऊंगा कौन कौन से केमिकल है जिसकी वजह से ऐसा होता है, एग्जाम्पल में लिखाऊंगा अभी। रेडिएशन कौन सी है, कौन से केमिकल है जिसकी वजह से डीएनए और क्रोमोसोम में चेंज आता है, अभी लिखाऊंगा अभी आपको। लिख लो लिख लो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आज पेडिग्री खत्म करके जाएंगे भैया। एनसीईआरटी रीडिंग भी दे दूंगा भाई चैप्टर खत्म होने के बाद, घबरा मत, इतना क्वालिटी का दिया है एनसीईआरटी में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं बट फिर भी दे दूंगा, एनसीईआरटी की रीडिंग दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, एनसीईआरटी की रीडिंग दे दूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर की फॉर्म में दे दूंगा एनसीईआरटी की रीडिंग, उससे लेक्चर भी हमारा खराब नहीं होगा, है ना। एनसीईआरटी की रीडिंग दे दूंगा, है सब है, पाइपलाइन में सब है। अभी पहले रिवीजन लेक्चर देने हैं मुझे आपको, ठीक है। डन हो गया भैया, डन हो गया, ठीक है। अब देखिए ये है आपका डिलीशन, दूसरा है आपका डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन समझिएगा, ये आपका एक क्रोमोसोम है, ये आपका क्रोमोसोम है और इसके बाजू में ये आपका एक और क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। यहां पर आपके जीन है ए बी सी डी ई, इसी की सेम कॉपी यहां पर भी है, ए बी सी डी ई, क्योंकि हमें मालूम है क्रोमोसोम होमोलोगस होते हैं, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम है, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई जीन्स है। अब डुप्लीकेशन में क्या हुआ, डुप्लीकेशन में क्या हुआ, ये सेगमेंट यहां से टूट गई, ये सेगमेंट यहां से ब्रेक हो गई, इस सेगमेंट का यहां से हो गया ब्रेक, और ब्रेक होने के बाद ये सेगमेंट इस वाले क्रोमोसोम में क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। तो आप देखिए क्या होगा, जब ये इसमें इंसर्ट हो जाएगी तो यहां सबसे ऊपर क्या था, सबसे ऊपर था ए, फिर क्या था बी। अब ये वाली टूट के इसमें इंसर्ट हुई, यहां बीच में इंसर्ट हुई, तो वापस से क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया, और फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है। आप देखिए रिपीटिशन हो गया, ये तो पुराना था, ओल्ड था, ये वाला वो पार्ट है जो इंसर्ट हुआ है, ए बी सी डी ई, ए बी, ये यहां से टूटा और टूटने के बाद इस क्रोमोसोम में बी के नीचे इंसर्ट हो गया। तो इसका मतलब ए और बी जो जीन है उनका डुप्लीकेशन हो गया, तो इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। तो ये बस 2 वर्ड लिखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, डिलीशन हो गया और ये आपका हो गया डुप्लीकेशन। इनके और भी टाइप होते हैं, जैसे इन्वर्जन हो गया, ठीक है, जैसे आपका ट्रांसलोकेशन हो गया, बट वो हमें पढ़ने नहीं है। अब म्यूटेजेंस क्या होते हैं, म्यूटेजेंस ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसे एजेंट्स विच कॉज म्यूटेशन, विच कॉज म्यूटेशन, ऐसे एजेंट जो म्यूटेशन करते हैं, ऐसे एजेंट जो म्यूटेशन करते हैं उनको आप बोलते हैं म्यूटेजेंस।
तो इसके अंदर आपके दो टाइप के आए, एक को आप बोलेंगे फिजिकल म्यूटेशन और दूसरे को आप बोलेंगे केमिकल म्यूटेशन। पहले को आपने क्या बोला? फिजिकल म्यूटेशन। एक लिख रहा है, क्या लिख रहा है ये? लुखा टेक्निकल दिखाइए, टेक्नीशियन दिखाइए, क्या रे यार तुम क्या गॉड ब्लेस यू। आ जाओ, यहां पर देखिए, इधर पे देखिए, यहां पर देखिए आप, ये है आपका फिजिकल म्यूटेशन, ये है आपका फिजिकल म्यूटेशन और ये है आपका केमिकल म्यूटेशन। तो म्यूटेशन में दो टाइप हुए आपके, एक आपका हुआ फिजिकल म्यूटेशन और दूसरा हुआ केमिकल म्यूटेशन। किसी को गलत बोलना 1 सेकंड लगता है, अब्यूज करना 1 सेकंड होता है। इतिहास तुम्हें गलत बोलने के लिए याद नहीं रखेगा। इस मूवमेंट पे अपने एंगर को कंट्रोल करना, अपना पेशेंस दिखाना, इसके लिए लोग तुम्हें याद रखेंगे। बात समझ में आया? 1 सेकंड लगता है बोलने में गलत, बट नहीं, to abuse anyone, it is not a great thing, it is not a art, but to control your anger और emotions, ये चीज आपको स्ट्रांग बनाएगी। ठीक है, तो फिजिकल म्यूटेशंस और केमिकल म्यूटेशंस, फिजिकल म्यूटेशन के अंदर आपके जो एग्जाम्पल आते हैं वो आपके आते हैं रेडिएशन, रेडिएशन, और रेडिएशन में आपकी आ गई यूवी रेस, यूवी रेस आपकी आ गई, अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस। तो यूवी रेस, अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस रेडिएशंस में आ गई और ये आपके आ गए फिजिकल म्यूटेशन के अंदर। फिजिकल म्यूटेशन के अंदर केमिकल म्यूटेशन के अंदर आपके आ गए मस्टर्ड गैस, आपके आ गए नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। तो ये आपके मस्टर्ड गैस और नाइट्रस एसिड ये आपके आ गए केमिकल के अंदर और ये आपके आ गए फिजिकल के अंदर। तो वो एजेंट जो म्यूटेशन करते हैं उनको बोलते हैं म्यूटेजन। फिर एक वर्ड और होता है जिसको आप बोलते हैं म्यूटॉन। म्यूटॉन क्या होता है? मान लीजिए ये आपका डीएनए है, तो डीएनए का वो पार्ट, डीएनए का वो भाग, डीएनए का वो हिस्सा जिसमें म्यूटेशन होती है, डीएनए का वो पार्ट, डीएनए पूरे के पूरे डीएनए में म्यूटेशन नहीं हुई, मान लो इस वाले डीएनए में म्यूटेशन हुई, तो डीएनए का वो पार्ट जिसके अंदर म्यूटेशन होती है उसको आप बोलते हैं म्यूटॉन, उसको आप बोलते हैं म्यूटॉन। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए which undergoes mutation, डीएनए का वो टुकड़ा जिसके अंदर म्यूटेशन होती है उसको बोलते हैं म्यूटॉन। देखिए कितना आसान लगा, सिकल सेल एनीमिया पढ़ने के बाद कितना आसान लगा, सिकल सेल एनीमिया पढ़ने के बाद कितना आसान लगा। फिर एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, व्हाई हैप्लॉइड्स are better, why haploids are better for study of mutation, study of mutation, म्यूटेशन की स्टडी करने के लिए हैप्लॉइड्स जो है, म्यूटेशन की स्टडी करने के, लिख लो लिख लो, सॉरी मैं भूल गया था, मैं भूल गया था, हाँ थोड़ा थोड़ा सा भूल गया था, है ना, लिखो लिखो, लिख लो लिख लो, हो जाता है कभी कभी, हो जाता है, इंसान ही है। ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो, कभी ऐसा हो ना तो एकदम बैक स्लाइड लिख दिया कीजिए, भूल गया था मैं। लिख लो लिख लो।
हाँ, मैंने वन सेट ऑफ क्रोमोसोम बनाया है, किसी एक सेट में भी हो सकती है, दो में करवाना है दो में करवा लो, तीन में करवाना है तीन में करवा लो, मैंने तो एक सेट में बना के दिखाया है। लिख लो, जल्दी लिख लो। जब ये पार्ट यहां गया होगा तो यहां क्या बचा होगा, यहां बचा होगा सी डी ई, सी डी ई। लिख लो। हो गया बेटा, हो गया, हो गया। चेक माई डाउट प्लीज सर, हर क्लास में डाउट रिप्लाई तो करता हूँ, जब क्लास खत्म होगी डाउट सेक्शन में डाल देना, रात को 11 या 12 बजे से पहले रिप्लाई आ जाएगा, घबराना नहीं। हमेशा मेरा वॉइस नोट मिलता है, लोग जानते हैं जो देखते हैं उसके अंदर, ठीक है। और मैं क्लास में उसमें भी कमेंट सेक्शन में भी डाल देता हूँ कि भैया डाउट का रिप्लाई कर दिया है, घबराना नहीं। तो ये आपको आ गया। अब वाई हैप्लॉइड्स आर बेटर फॉर स्टडी ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन की स्टडी करने के लिए हैप्लॉइड बेटर क्यों है। अब आप समझिएगा, मान लीजिए आपके पास डिप्लॉइड है, मान लीजिए आपके पास ये एक सेल बनाई मैंने और ये मैंने एक सेल बनाई, ठीक है। ये है आपकी डिप्लॉइड कंडीशन और ये है आपकी हैप्लॉइड कंडीशन। हैप्लॉइड कंडीशन में कितना क्रोमोसोम होगा, हैप्लॉइड कंडीशन में एक क्रोमोसोम होगा, डिप्लॉइड कंडीशन में एक पेयर होगा क्रोमोसोम का। अब आप मुझे खुद बताइए, आप मुझे खुद बताइए, सोच के बताइएगा, सोच के बताइएगा। मान लीजिए आपके पास एक डोमिनेंट एलील है, एक डोमिनेंट एलील है, ये रहा मान लो एक डोमिनेंट एलील कैपिटल टी और दूसरा है एक रिसेसिव एलील स्मॉल टी। तो कैपिटल टी डोमिनेंट एलील है, स्मॉल टी रिसेसिव एलील है। ये कैसा एलील है, डोमिनेंट एलील है। और ये कैसा एलील है, ये आपका रिसेसिव एलील है। अब आप मुझे बताइए, अगर यहां पर सोच के बताइएगा, अगर यहां कैपिटल टी है और स्मॉल टी है तो कौन एक्सप्रेस करेगा। आप कहोगे कि सर डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस करेगा। अगर यहां कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, कौन एक्सप्रेस करेगा। सर दोनों ही डोमिनेंट है, डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करेगा। और अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर, अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर आपका, अगर यहां पे आपका मान लीजिए यहां स्मॉल टी है, स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी को एक्सप्रेस करने के लिए बाजू वाले क्रोमोसोम पर भी स्मॉल टी चाहिए। कैपिटल टी अगर एक कैपिटल टी होगा एक्सप्रेस कर जाएगा। अगर हैप्लॉइड है, अगर हैप्लॉइड है तो भैया एक एलील भी अगर होगा, कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, हैप्लॉइड में रिसेसिव एलील का एक नंबर भी होगा तो भी एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो भी एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन डिप्लॉइड में रिसेसिव का एक नंबर होने से रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं करता। क्या एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस करता है डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील एक्सप्रेस नहीं करता। रिसेसिव एलील तभी एक्सप्रेस करेगा जब उसकी दो कॉपी होंगी, लेकिन हैप्लॉइड में रिसेसिव एलील की अगर सिंगल कॉपी भी होगी तब भी एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि यहां क्रोमोसोम एक ही है, यहां क्रोमोसोम एक ही है। तो डोमिनेंट के केस में, डिप्लॉइड के केस में रिसेसिव की दो कॉपी चाहिए तब जाके रिसेसिव का एक्सप्रेशन आएगा। हैप्लॉइड में तो क्रोमोसोम ही एक होता है, तो अगर वहां एक सिंगल रिसेसिव एलील होगा उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, सिंगल डोमिनेंट एलील होगा उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए, ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए। तो यहां रीजन में क्या लिखेंगे, इवन सिंगल एलील, इवन सिंगल रिसेसिव
allele, even single recessive allele can show expression in haploid cell, but in diploid cell we need 2 copy of recessive allele to express। तो बच्चों अगर हैप्लॉइड में तो क्रोमोसोम ही एक होगा, अगर उस पे कैपिटल टी है तो डोमिनेंट ट्रेट का एक्सप्रेशन आएगा, अगर उस पे रिसेसिव है तो रिसेसिव का आएगा। लेकिन डिप्लॉइड के अंदर 2 क्रोमोसोम है तो 2 रिसेसिव एलील चाहिए तब जाके रिसेसिव ट्रेट आएगी। यहां तो एक रिसेसिव एलील भी होगा तब भी ये ट्रेट आ जाएगी। लिख लीजिए इसको। और इस तरीके से म्यूटेशन हमने खत्म किया। म्यूटेशन का कुछ पार्ट है जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में दिया गया है। तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से हमने म्यूटेशन को सक्सेसफुली खत्म किया। लिख लीजिए फटाफट, जल्दी से लिख लीजिए। टेस्ट में 9 तारीख को टेस्ट है ना, पेडिग्री तक आएगा, बस पेडिग्री तक। नोट्स भी दिया कीजिए भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक, मैं हाथ जोड़ता हूँ, है ना भाई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। यही नोट्स हैं यार, यही नोट्स हैं भाई। अगर टाइम वेस्ट करना है तो यार एक काम कर, ये पीपीटी ले, इन्हीं को A4 शीट पे लिखना स्टार्ट कर दे, है ना। मेरे को माफ़ कर दे भाई, मुझसे अगर कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दे, है ना, माफ़ कर दे भाई। डन 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 डन। हाँ टाइम टेबल तो दूंगा मैं, टाइम टेबल तो मैं दूंगा। अब आ जाना भाई, पूरा का पूरा फोकस करना, अच्छे से फोकस करना, पूरा का पूरा फोकस करना। नया खेल शुरू हो रहा है, नया खेल शुरू हो रहा है। क्लास 15 मिनट एक्सटेंड होगी तभी जाके पेडिग्री खत्म होगा। 1 घंटा मिनिमम लगेगा, 1 घंटा मिनिमम लगेगा, पेडिग्री खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसको बीच में नहीं छोड़ सकते। जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस की क्लास थी, ये टॉपिक बीच में नहीं छोड़ सकते, ये नहीं तो तकलीफ देगा। तो बच्चों अब जो हम टॉपिक डाल रहे हैं वो हम आपका डालने जा रहे हैं पेडिग्री एनालिसिस। स्टार्ट करने से पहले वार्निंग दे रहा हूं, पूरा फोकस करना, पूरा का पूरा फोकस करना। धीरे धीरे समझ में आएगा ये टॉपिक, एकदम से पूरा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तैसे वैसे आपको ये समझ में आएगा। तो पेडिग्री एनालिसिस की वार्निंग दी जा रही है, पेडिग्री एनालिसिस की वार्निंग दी जा रही है, पेडिग्री एनालिसिस की वार्निंग दी जा रही है। पूरा का पूरा फोकस करना, पूरा का पूरा फोकस करना। बच्चों पेडिग्री एनालिसिस क्या है? आपके सामने इस तरह का एक ट्री बनकर आ गया।
ये डायग्राम बनकर आ गया, ऐसा डायग्राम बन के आ गया, या ये डायग्राम बन के आ गया, या ये डायग्राम बन के आ गया, इस तरह के डायग्राम बनकर आ गए और आपसे पूछा है कि आप बताइए ये किसी फैमिली का पेडिग्री है। इसको समझने के लिए आप पहले पेडिग्री की डेफिनेशन समझिएगा, कुछ सिंबल समझिएगा। अगर कहीं पर कुछ सिंबल समझिएगा, अगर कहीं पर आपका सिंबल बना हुआ है, कैसा सिंबल बना हुआ है, आपका सिंबल बना हुआ है ये, जहां सिंपल सर्कल बना हुआ है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल फीमेल को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्मल फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्मल फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कहीं पर ऐसे करके बॉक्स बना है तो ये रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल मेल को। मैं फिर कह रहा हूं, शुरू के 10 मिनट जज मत करना, पूरा फोकस करना, 1 घंटा पूरा समझ में आएगा। नॉर्मल मेल, अगर कहीं पर कोई फीमेल ऐसे बनी हुई है, उसमें कलर भरा हुआ है अंदर की तरफ, यहां सिंपल गोला है, गोले में कलर नहीं भरा। अगर किसी फीमेल में गोले में ऐसे कलर भरा हुआ है तो मान लीजिए इनकी जिंदगी के रंग उतर गए, तो ये आपकी कहलाई जाएगी अफेक्टेड फीमेल। कैसी कहलाई जाएगी? अफेक्टेड फीमेल। अगर कहीं पर आपको ऐसा डिब्बा दिखता है भरा हुआ, एकदम ऐसा डिब्बा आपको दिखता है, तो इनकी जिंदगी से भी कलर उतर जाएंगे, ये कहलाए जाएंगे अफेक्टेड मेल, ये कहलाए जाएंगे अफेक्टेड मेल। दूसरा, पूरा फोकस करिएगा, अगर कहीं पे लिखा हुआ है ये और कहीं पे लिखा है ये, इसका मतलब होता है कि ये दोनों प्यार के बंधन में बन गए हैं। ये गोला मतलब लड़की, ये स्क्वायर मतलब लड़का, इनमें कलर नहीं भरा, इसका मतलब ये नॉर्मल फीमेल है और ये नॉर्मल मेल है। इसका मतलब इनकी हो गई शादी। जब शादी हुई तो मान लीजिए ये गोला बना है, तो ये गोले का मतलब क्या है? ये गोले का मतलब ये है कि इनकी डॉटर पैदा हुई। ये कौन पैदा हुई? डॉटर पैदा हुई। कैसी डॉटर है? हानिकारक है या नॉर्मल है? नॉर्मल डॉटर पैदा हुई। ठीक है। अगर मैं आपको बोला कि ये है दूसरा केस, देखिए इसमें अगर मैं आपको बोला कि यहां पर कलर भर गया, यहां पर आपका कलर भर गया, तो बच्चों अगर कलर भर गया, यहां कलर भर गया आपका, ठीक है, तो ये क्या हुए आपके? ये हुए पेरेंट, ये आपके हुए पेरेंट, ये आपके क्या हुए? पेरेंट। इस पेरेंट में फीमेल पेरेंट नॉर्मल है, मेल पेरेंट अफेक्टेड है, और ये इनकी बेटी पैदा हुई। जो बेटी पैदा हुई वो हानिकारक नहीं है, वो है नॉर्मल, वो है नॉर्मल। अब मान लीजिए आपको और भी कुछ बन के आ गया, इस तरीके से आपके पास बन के आ गया। सिंबल बहुत सारे हैं, पहले मैं आपको मेन सिंबल बता रहा हूं, पूरा का पूरा फोकस करिएगा। अब ये वाला केस आप देख लीजिए, मान लीजिए यहां पर ऐसे करके दिखा दिया, ऐसे करके दिखा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो पेरेंट है वो तो नॉर्मल है, ये आपके पेरेंट है, और जो डॉटर पैदा हुई है वो आपकी अफेक्टेड है, वो आपकी अफेक्टेड है। तो आपको पहले सिंबल समझ में आया, नॉर्मल लड़की, नॉर्मल लड़का, अफेक्टेड लड़की, अफेक्टेड लड़का, ऐसे दो लटकाए हुए हैं, तो इसका मतलब ये पेरेंट है, और ये जो है ये इनकी एक बेटी पैदा हुई। दोनों पेरेंट नॉर्मल है, बेटी भी नॉर्मल है। ये लड़की है, ये अफेक्टेड लड़का है, इनकी शादी हो गई, ओम मंगलम मंगलम। जो लड़की हुई वो नॉर्मल हुई है। और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर यहां पर मैं आपको ऐसे दिखाऊं और यहां पर मैं आपको स्क्वायर दिखा दूं, इसका मतलब बेटा पैदा हुआ है, ये आपका सन है
और ये सन कैसा है, ये आपका अफेक्टेड है, ये आपका अफेक्टेड है। ये पेरेंट ऑफस्प्रिंग, पेरेंट ऑफस्प्रिंग, पेरेंट ऑफस्प्रिंग, पेरेंट ऑफस्प्रिंग। तो बच्चों ये कुछ सिंबल मैंने आपको दिखाए, अभी लिखने का समय दूंगा, अभी लिखने का समय दूंगा, अभी मैं लिखने का समय दूंगा। ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। नॉर्मल मेल, नॉर्मल फीमेल, ऐसे डब्बा बन के आया तो भैया उसका सेक्स हमें पता नहीं है। कलर भर गया तो अफेक्टेड है आपका। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेटिंग, मेटिंग, इनके बीच में शादी हुई। और ये रिलेटिव्स के बीच में शादी, अगर दो डंडे दिखाए हैं इसका मतलब रिलेटिव्स के बीच में शादी हो गई, रिलेटिव्स के बीच में आपकी शादी हो गई। अगर ये है नॉर्मल मेल, ये है नॉर्मल फीमेल, सेक्स अनस्पेसिफाइड, हमें उसका सेक्स नहीं पता है, ये अगर आपका आ गया है, ऐसे बन के आया है, तो ये क्या है, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है। ऐसे दिखाया है, ये है मेल पेरेंट, ये है फीमेल पेरेंट, इनके बीच में शादी हो गई। अगर दो लाइन दिखाई है इसका मतलब ये है मेल पेरेंट, ये है फीमेल पेरेंट, बट ये एक ही फैमिली के हैं, फैमिली में यहां पर शादी हो गई। यहां तक अगर आपको सिंबल समझ में आया, यहां तक आपको सिंबल समझ में आया, तो आप फटाफट यस लिखिए, फटाफट यस लिखिए, फटाफट यस लिखिए। अगर आपको यहां तक समझ में आया तो आप फटाफट यस लिखिए, फटाफट यस लिखिए, फटाफट यस लिखिए। ये एक सिंबल आपको पढ़ने आए तो आप फटाफट यस लिखिए, ठीक है। अब पूरा फोकस करना, पूरा का पूरा फोकस करना। मैंने आपको अभी मैं लिखने का मौका दूंगा, अभी रुक जाओ, मैं लिखने का मौका दूंगा, मैं लिखने का मौका दूंगा। अभी आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप देखिएगा, एक चीज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसकी कॉपी कर लेता हूं, ये हमने इसको कॉपी कर लिया, ये हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। बस मुझे ये चेक करने दो कि ये डायग्राम सही बनाया है, क्योंकि एक भी गोला अगर ऊपर नीचे हो गया तो हमारा वो आंसर नहीं आएगा जो हम लाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये पेडिग्री आपके पास बन के आया। मैं आपको फिर कह रहा हूं, धीरे धीरे नशा चढ़ेगा, धीरे धीरे। ये पेडिग्री आपके पास बनकर आया और आपसे पूछा कि बता, आपसे पूछा बता कि ये पेडिग्री देख, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है एक नॉर्मल लड़का और एक नॉर्मल लड़की की शादी हुई। जब उनकी शादी हुई तो एक लड़का पैदा हुआ, एक और लड़का पैदा हुआ, एक अफेक्टेड लड़का पैदा हुआ, एक अफेक्टेड लड़का, एक मिनट कर दिया इसमें गड़बड़, एक मिनट रुकना। बोला था इनको कि भैया इसको करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर थोड़ा सा गड़बड़ कर दोगे तो खेल खत्म हो जाएगा, मास्टर लगा रहेगा, आंसर नहीं आएगा। बोला भी था, ठीक है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा फोकस करना। एक नॉर्मल लड़के की एक नॉर्मल लड़की से शादी हुई, उसका एक लड़का पैदा हुआ, नॉर्मल है, उसका एक और लड़का पैदा हुआ, अफेक्टेड है, उसकी एक लड़की पैदा हुई, नॉर्मल है, उसकी एक और लड़की पैदा हुई, अफेक्टेड है, उसका एक और लड़का पैदा हुआ, नॉर्मल है। इस नॉर्मल लड़की की शादी एक नॉर्मल लड़के के साथ कराई। देखिए इसके ऊपर डंडा नहीं है, इसके ऊपर डंडा नहीं है, इसका मतलब ये बाहर से रिश्ता आया है ना। ये लड़की जो है दिल्ली की है और ये जो लड़का है ये मुंबई से आया है, रिश्ता लेकर आया है। तो इनके पेरेंट्स ने रिश्ता मंजूर कर लिया है, क्योंकि ये सब एमबीबीएस निकाल चुके हैं, नीट निकाल चुके हैं, तो घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके साथ शादी हुई तो 3 बच्चे पैदा हुए, नॉर्मल लड़की, अफेक्टेड लड़का। ठीक, फिर से देखिएगा पेडिग्री कैसे रीड करते हैं। देखिए
एक नॉर्मल लड़के का नॉर्मल लड़की के साथ ओम मंगलम मंगलम, उसके बाद इनके बच्चे पैदा हुए, ये बच्चा पैदा हुआ नॉर्मल, ये लड़का पैदा हुआ अफेक्टेड, ये लड़की, ये इनका नहीं है, ये इनका नहीं है, देखो ऊपर डंडा नहीं है, ऊपर डंडा नहीं है, ये बाहर से आया है, ये मुंबई से आया है, ये लड़की पैदा हुई नॉर्मल, ये लड़की पैदा हुई अफेक्टेड, ये लड़का पैदा हुआ नॉर्मल। अब इस लड़की को इसके साथ हो गया तो इसकी शादी इसके साथ करवाई, ये लड़का मुंबई का है, लड़की दिल्ली की है, अब इनकी शादी करवाई, 3 बच्चे हुए, ये लड़का अफेक्टेड है, लड़की नॉर्मल है, लड़की नॉर्मल है। इस तरह का मान लीजिए आपके पास पेडिग्री बनकर आ गया, ये पेडिग्री आपका बनकर आ गया और आपसे पूछा कि बताइए, आपसे यह पूछा कि आप बताइए कि ये पेडिग्री वेदर दिस पेडिग्री रिप्रेजेंट, ये क्वेश्चन आया, रिप्रेजेंट ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर और नॉट। ये क्वेश्चन आपके पास आया और आपसे पूछा कि बताइए इसको देखने से क्या यह पता लगता है, क्या यह बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव है या नहीं है, ऑटोसोमल रिसेसिव है या नहीं है। देखिए पूरा का पूरा फोकस करना, अच्छे से पूरा का पूरा फोकस करना, पूरा का पूरा अच्छे से फोकस करना, पूरा का पूरा अच्छे से फोकस करना। आपने तो यस लिखना चालू कर दिया, अरे आप तो पहले ही समझ गए, आप तो पहले ही समझ गए, आपने तो मुझे पढ़ाने ही नहीं दिया। अरे दीवानो, लिखा तो सही है, लिखा तो सही है, लेकिन मुझे यह मान के पढ़ाने दीजिएगा कि मान लीजिए किसी को कुछ नहीं आता है, फिर मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे इन क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए आपसे पूछा कि यह बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव है या नहीं है, आपने तो सीधा ही बता दिया, आपने तो सीधा ही बता दिया। ऑटोसोमल रिसेसिव का केस क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, समझिएगा। अगर कहीं पर नॉर्मल बंदा है या कहीं पर नॉर्मल बंदी है तो उसको आप क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर कहीं पर बंदी में या बंदे में कलर भर गया, इसका मतलब वो कंडीशन है अफेक्टेड। अगर बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसका मतलब बीमारी रिसेसिव कंडीशन की वजह से है, इसका मतलब आप लिखेंगे स्मॉल ए, आप लिखेंगे स्मॉल ए। मतलब जहां कहीं पर भी अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसका मतलब ये होता है जो भी लड़का लड़की अफेक्टेड है वहां आप लिखेंगे स्मॉल ए। अब जरा चेक करते हैं, अब जरा हम इसको चेक करते हैं, अब जरा हम इसको चेक करते हैं। बच्चों ये आपके नॉर्मल है, नॉर्मल को आप कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको लिखूं, अगर मैं इसको लिखूं कैपिटल ए और इसको लिखूं कैपिटल ए, देखिएगा कहां पर गलती होगी, देखिएगा कहां पर गलती होगी। अगर मैं इसको जो आपको बताया गया उस हिसाब से तो आप इसको कैपिटल ए स्मॉल ए लिख सकते हैं। मैंने इस पेरेंट को कैपिटल ए लिखा और इस पेरेंट को कैपिटल ए लिखा। अगर आप कैपिटल ए अगर आप कैपिटल ए के बीच में क्रॉस करवाओगे तो आपको एक ही पॉसिबिलिटी मिलेगी कैपिटल ए और कैपिटल ए का मतलब होता है कैसी कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन।
अगर ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए है, इनके बीच में क्रॉस कराओगे तो सारे बच्चे कैपिटल ए वाले होंगे, सारे बच्चे नॉर्मल होंगे। तो यहां तो कैपिटल ए लिख जाओगे क्योंकि इनकी शादी करा के सारे बच्चे कैपिटल ए होंगे। ये लड़का कैपिटल ए होगा, ये लड़की कैपिटल ए होगी, ये लड़का कैपिटल ए होगा। लेकिन पेडिग्री के अंदर अफेक्टेड आ रही है, मतलब तुम्हें क्या चाहिए था? तुम्हें पेडिग्री में चाहिए था स्मॉल ए, लेकिन इनकी शादी करवा के स्मॉल ए नहीं आता। इसका मतलब आप इन दोनों पेरेंट को कैपिटल ए नहीं लिख सकते। ध्यान से समझना, आप इन दोनों पेरेंट को कैपिटल ए नहीं लिख सकते। आप इनको कैपिटल ए नहीं लिख सकते क्योंकि कैपिटल ए लिखने से सारे बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्रॉस करा के यही पॉसिबिलिटी आती है। ये बच्चा नॉर्मल आ रहा है, चल जाएगा। ये लड़की नॉर्मल आ रही है, चल जाएगा। ये लड़का नॉर्मल आ रहा है, चल जाएगा। बट ये लड़का तो अफेक्टेड आ रहा है और इनकी शादी करा के कभी भी स्मॉल ए नहीं मिल सकता। अफेक्टेड आ रहा है तो तुम्हें शादी करा के स्मॉल ए चाहिए और ये कभी भी स्मॉल ए पैदा नहीं कर सकते। इसलिए इन दोनों पेरेंट्स को कैपिटल ए नहीं लिख सकते। अगर ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए, ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए, ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए, ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए। ये चीज आपको समझ में आई तो आप फटाफट यस लिखिए। आप इसको कैपिटल ए नहीं लिख सकते। अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। आपके पास पॉसिबिलिटी इसकी भी थी और इसकी भी थी। आपने क्रॉस चेक किया, आपने क्रॉस चेक किया लिखकर। जब भी कभी ऐसी कंडीशन आए, आपको इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना हो, आप हेट्रोजाइगस सेलेक्ट करना। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए का मतलब क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए का मतलब है कैरियर, और कैरियर को हम क्या मानते हैं? नॉर्मल मानते हैं। और इसका मतलब बोथ पेरेंट, दोनों के दोनों पेरेंट, बोथ पेरेंट आर अनअफेक्टेड। दोनों के दोनों पेरेंट आपके कैसे हैं? दोनों के दोनों पेरेंट आपके अनअफेक्टेड हैं। दोनों के दोनों अनअफेक्टेड हैं। तो अनअफेक्टेड में आपके पास दो पॉसिबिलिटी थी, कैपिटल ए स्मॉल ए। हमेशा जब भी ये कंडीशन हो, आप हेट्रोजाइगस लेके चलना। आपका क्वेश्चन सही होने की जो चांसेस है वो सबसे ज्यादा होंगी। हम ऐसा नहीं कि कैपिटल ए नहीं लिख सकते। आपने कैपिटल ए लिख के देखा, आपको पता चल गया क्या गड़बड़ हुई। अब आप दोनों पेरेंट को सर अगर हम एक काम करें, क्या काम करें सर? अगर हम यहां पर एक पेरेंट को कैपिटल ए लिख लें और दूसरे को कैपिटल ए स्मॉल ए लिख लें, कैसा? देखो सर, अगर मैं यहां पर एक पेरेंट को इस वाले पेरेंट को कैपिटल ए लिख लूं और दूसरे वाले को कैपिटल ए स्मॉल ए लिख लूं, तो इनके बीच में जब क्रॉस करवाओगे, कैपिटल ए और इसके बीच में जब आप क्रॉस करवाओगे, तो यहां से आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए। यहां सेम है तो यहां से एक आएगा, तो क्रॉस करा के बनेगा कैपिटल ए और बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी रहेगी बच्चों की, जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे या तो कैपिटल ए वाले होंगे और कैपिटल ए स्मॉल ए वाले होंगे। ये बच्चा कैसा होगा? नॉर्मल होगा। ये भी कैसा है? नॉर्मल है। आप ऐसा भी नहीं लिख सकते, आप ऐसा भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? अगर आप यहां पर ध्यान से समझना, अगर आप यहां पर इसको कैपिटल ए लिखते हो, अगर आप इसको कैपिटल ए लिखते हो और दूसरे पेरेंट को कैपिटल ए स्मॉल ए लिखते हो, तो फिर इनकी शादी करवा के
चाहे 5 बच्चे हो या 10 बच्चे हो या 20 बच्चे हो, वो सारे बच्चे या तो ऐसे हो सकते हैं या वो सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं, या उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं। तो यहां तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा नॉर्मल, यहां भी सेटिस्फाई हो जाएगा नॉर्मल, यहां भी सेटिस्फाई हो जाएगा नॉर्मल। बट इसको कैसे सेटिस्फाई करोगे, इन लड़कियों को कैसे सेटिस्फाई करोगे, ये तो अफेक्टेड है, और अफेक्टेड के लिए स्मॉल ए चाहिए, और इनकी शादी करा के कभी भी स्मॉल ए नहीं आता। इसका मतलब आप इसको ये भी नहीं लिख सकते, आप इसको ये भी नहीं लिख सकते, आप इसको ये भी नहीं लिख सकते। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। धीरे धीरे नशा चढ़ेगा, जज मत करना, धीरे धीरे नशा चढ़ेगा। ना आप इन पेरेंट को ये लिख सकते, ना आप इन पेरेंट को ये लिख सकते। अगर ये लिखोगे तो सारे बच्चे नॉर्मल पैदा होंगे, पर लड़का और ये लड़की तो अफेक्टेड है, अफेक्टेड के लिए स्मॉल ए चाहिए, और ऐसे पेरेंट शादी करने के बाद ऐसे बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो ये नहीं लिख सकते। तो सर ये लिखे, अरे दीवानी ये कैसे लिख लेगी, इनकी शादी करा के सारे बच्चे ऐसे आते हैं और ऐसे बच्चे नॉर्मल होते हैं, और ये अफेक्टेड लड़की और ये अफेक्टेड लड़का, ये लुक्खा और ये अफेक्टेड गर्ल तो स्मॉल ए वाली चाहिए, तो स्मॉल ए इनकी शादी करा के नहीं आता। तो बोले करे तो क्या करे ए दीवाने। देखना, मैं बोलता हूं क्या करने का है, क्या करें या ना करें ये कैसे मुश्किल है, क्या करें। अभी मैं लिखने का समय दूंगा, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने दो। सर आप इसको लिखिए कैपिटल ए स्मॉल ए, और इसको लिखिए कैपिटल ए स्मॉल ए। बिल्कुल ठीक है। अब जब मैंने इसको कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा, इसको कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा, अब देखो कैपिटल ए स्मॉल ए एक पेरेंट है, दूसरा पेरेंट है कैपिटल ए स्मॉल ए। अब जरा इससे गैमेट क्या बनेंगे, इससे बनेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, इससे क्या बनेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, अब हमने यहां पर क्या खींच दी, लाइन खींच दी। जब हमने लाइन खींच दी तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, कितना अफेक्टेड आया, एक अफेक्टेड। तो ये है आपका अफेक्टेड। तो अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, पूरा फोकस करिएगा, अच्छे से फोकस करिएगा। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 4 बच्चे पैदा हुए, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी कि भैया कितने भी बच्चे पैदा हों, 1 2 3 1। अच्छा मैं कहूं इसमें क्या गड़बड़ है, उसकी अपन ने कॉपी की थी, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। हाँ, तो अब आप देखिए यहां पर देखिए 1 2 3 4 5। अब आप कहोगे ये 4 बच्चे, ये 5 बच्चे, ऐसा नहीं होता। बच्चे कितने भी हों, ये सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं, ये सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, ये सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी होती है, ये प्रोबेबिलिटी होती है। ऐसे मत कहना सर 4 बच्चे पैदा हुए, यहां तो 5 बनाए हैं। अरे ये प्रोबेबिलिटी होती है, सारे के सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं, या ऐसे हो सकते हैं, या ऐसे हो सकते हैं, या कुछ ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं। तो अब जरा तू इनके बीच में शादी करवा के कैसा आया, नॉर्मल को मैंने तुझे बताया कि तू नॉर्मल को कैपिटल ए स्मॉल ए लिख। लड़का कैसा आया, अफेक्टेड आया, तो स्मॉल ए, ये देख तेरे को अफेक्टेड मिल रहा है। ऐसे पेरेंट की शादी करा के तेरे को अफेक्टेड मिल रहा है और पेडिग्री में अफेक्टेड दिखाया है, इसका मतलब अभी तक हम ठीक चल रहे हैं। ये लड़की कैसी है, लड़की नॉर्मल है। ये लड़की कैसी है, अफेक्टेड है, अफेक्टेड आ रहा है, और ये लड़का कैसा है, नॉर्मल है। तो भैया इसका मतलब ये नहीं है कि सर यहां एक बार स्मॉल ए है, आपने 2 जगह स्मॉल ए लिखा। अरे ये प्रोबेबिलिटी है, बच्चे 5 हो, 10 हो, या 15 हो, या 20 हो, 25 हो, ये प्रोबेबिलिटी है। ये लड़की स्मॉल ए है, ये लड़की स्मॉल ए है, और ऐसे पेरेंट के बीच में क्रॉस करा के स्मॉल ए भी मिलती है। यहां तक समझ में आया तो यस लिख, यहां तक समझ में आया तो यस लिख।
वाई नॉट कैपिटल ए कैपिटल ए? लिख के चेक कर ले, मैंने मना थोड़ी ना किया, मैंने तो क्वेश्चन को करने का तरीका बताया। लिख के चेक कर ले, लिख के चेक कर ले। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने तो मना नहीं किया, मैंने तो क्वेश्चन को करने का तरीका बताया। बिल्कुल लिख सकते हैं। ये लो, अभी मैंने यहां पर कैपिटल ए लिख इसको नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि इसकी अभी तुम्हें शादी करवानी है, ठीक है, ठीक है। ये लो, इसको लिख लिया हमने कैपिटल ए। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने तो ये बताया जहां दोनों लिख सकते हैं वहां इसको लिखना पसंद करना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस आप लिख लीजिए कैपिटल ए लिख लीजिए, लिख लीजिए आप कैपिटल ए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखिए, आप स्वतंत्र देश में पैदा हुए, लिखिए। आप क्यों नहीं लिखते हैं? आप ये लिखिए, लिख दिया। मैंने तो क्वेश्चन करने का एक अप्रोच बताया जल्दी कि भैया ये तो तब देखना जब कोई तुमसे पूछे कि इसको कैपिटल ए लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ये तो तब चेक करना। अब देखिए, अब देखिए, अब इसकी शादी करवाते हैं, इसकी शादी इसके साथ करवाई, तो ये फैमिली में, अब यहां पर देखिए, जब कोई आउटसाइडर आ रहा है फैमिली में, बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, अब आप देखिए इसको क्या लिखें, इसको क्या लिखूं मैं? इसको, ये नॉर्मल बंदा है, नॉर्मल बंदा है, तो मैंने इसको लिख लिया कैपिटल ए स्मॉल ए। नॉर्मल बंदे को मैंने क्या लिख लिया? कैपिटल ए स्मॉल ए। नहीं सर, मैं तो इसको कैपिटल ए लिखूंगा। क्यों लिखेगा? क्योंकि सर आपने बताया था कि नॉर्मल को कैपिटल ए लिख सकते हैं। तो अगर तू इसको कैपिटल ए लिखेगा, अगर तू इसको कैपिटल ए लिखेगा, अगर तू इसको कैपिटल ए लिखेगा, ठीक है, अगर तू इसको कैपिटल ए लिखेगा, अगर तू इसको कैपिटल ए लिखेगा, इसको तूने क्या लिख लिया? इसको तूने लिख लिया कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। तो अगर इनके बीच में क्रॉस करवाएगा, अगर इनके बीच में क्रॉस करवाएगा, तो तेरे को ये मिलेगा अफेक्टेड लड़का। कैसा लड़का? अफेक्टेड लड़का, नॉर्मल लड़की और नॉर्मल लड़की। अगर तू इसको कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए लिखेगा, तो इनकी शादी करवा के दो ही पॉसिबिलिटी आएंगी, कैपिटल ए स्मॉल ए। और ये दोनों केस कैसे हैं? नॉर्मल है। तू इसको नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि तेरे को एक अफेक्टेड दिया है। अफेक्टेड के लिए तुझे क्या चाहिए था? यू नीड स्मॉल ए। बट इनके बीच में क्रॉस करा के स्मॉल ए नहीं लिख सकते, स्मॉल ए नहीं लिख सकते, स्मॉल ए नहीं लिख सकते। बच्चों, अगर तुम इसको कैपिटल ए लिखोगे, अगर तुम इसको कैपिटल ए लिखोगे, इसको कैपिटल ए स्मॉल ए लिख रहे हो, तो इनकी शादी करवा के दो ही पॉसिबिलिटी आती है, एक इस टाइप की आती है और एक इस टाइप की आती है। सारे बच्चे नॉर्मल आते हैं, बट एक बच्ची अफेक्टेड दी है। इसका मतलब आप इसको कैपिटल ए नहीं लिख सकते। ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए, ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए, ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, जहां नॉर्मल लिखना हो वहां कोशिश करो कैपिटल ए स्मॉल ए लिखने की। क्वेश्चन इजी होगा, जल्दी सॉल्व होगा। अभी हम इसको 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे, हम इसको 10 सेकंड में भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए आप, कैपिटल ए स्मॉल ए, इनके बीच में जब क्रॉस करवाओगे, इनके बीच में जब क्रॉस करवाओगे, कैपिटल ए स्मॉल ए के बीच में क्रॉस करवाओगे, तो कैसी पॉसिबिलिटी आती है? नॉर्मल भी आते हैं, अफेक्टेड भी आते हैं। मतलब स्मॉल ए आ रहा है, इसको लिख दिया कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको लिख दिया कैपिटल ए स्मॉल ए। अपनी मर्जी से नहीं लिखा, इनके बीच में शादी करवाई, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कैपिटल ए स्मॉल ए। इनके बीच में जब शादी करवाते हैं तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो नॉर्मल भी हो सकते हैं, अफेक्टेड भी हो सकते हैं। अफेक्टेड के लिए स्मॉल ए चाहिए था और यहां स्मॉल ए मिल रहा है। नॉर्मल के लिए कैपिटल ए स्मॉल ए चाहिए था और मिल भी रहा है, मिल भी रहा है। यहां तक समझ में आया तो फिर से एक बार यस सर लिखिए स्पीड में। अब इसको 20 सेकंड में सॉल्व करेंगे, इसको 20 सेकंड में सॉल्व करेंगे। यहां तक समझ में आया तो यस सर लिखिए, यहां तक समझ में आया तो फटाफट यस सर लिखिए, फटाफट यस सर लिखिए। अगर आपको यहां तक समझ में आया तो आप फटाफट यस सर लिखिए,
ठीक है, आपको आ रहा है। अब देखो 20 सेकंड में कैसे करेंगे, देखिएगा। ठीक है, 20 सेकंड में कैसे करेंगे देखिएगा। इसको हमने क्या किया, ये हमने यहां से ब्लैक लिया और ये हमने यहां से हटाया, ये हटाया, ये हटाया और ये हटाया। ठीक है, ये यहां से हटा दिया, ये यहां से हमने हटा दिया। ठीक है, और ये हमने यहां से हटा दिया। अब देखो, आपको बोला कि चेक करिए, आपको बोला, अभी रुक जाओ, बाद में लिखना, बाद में लिखना। अगर अभी लिखने के लिए टाइम दिया ना तो कोई मतलब नहीं होगा, कुछ मतलब नहीं होगा। अभी रुक जाओ, पहले समझ लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो, अभी समझ लो, लिखने का समय है। अगर नहीं भी लिख पाए तो ये चीज ऐसी है, लिंक टूट जाएगा दीवाने, लिंक टूट जाएगा, लिंक टूट जाएगा टॉपिक का, लिंक टूट जाएगा टॉपिक का। जो बेचारा थोड़ा सा कम समझता है उसको समझ नहीं आएगा, उसको नुकसान हो जाएगा। घर पे जाके कहेगा मर्जी से कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, कभी स्मॉल है, खोपड़ी घूम जाएगी। रुक जा, सारे खेल एक जैसे नहीं होते, समझ रे, समझ जा। ये तुम्हारे पास आया और तुमसे पूछा कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या नहीं है, ऑटोसोमल रिसेसिव है या नहीं है। कसम खा ले, जहां भी कोई नॉर्मल लड़की दिखेगी, जहां भी कहीं नॉर्मल लड़का दिखेगा, मैं उसको कैपिटल ए स्मॉल ए लिखूंगा। खा ले कसम, हम कसम खाते हैं, जहां कहीं भी नॉर्मल लड़की या नॉर्मल लड़का दिखेगा, मैं उसको कैपिटल ए स्मॉल ए लिखूंगा। कैपिटल ए लिखेंगे या नहीं लिखेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन मैं उसको कैपिटल ए स्मॉल ए लिखूंगा। और जहां कहीं पे भी कोई अफेक्टेड लड़की और अफेक्टेड लड़का दिखेगा तो मैं उसको स्मॉल ए लिखूंगा। ये पहली कसम तुमने खानी है। दूसरी कसम, मैं कैलकुलेशन मन में करूंगा, मैं कैलकुलेशन मन में करूंगा, मैं डिब्बा नहीं बनाऊंगा। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, मैं डिब्बा नहीं बनाऊंगा, मैं कैलकुलेशन मन में करूंगा। सॉरी, हम कसम खाते हैं, दो कसमें हम खाएंगे। पहली कसम, जहां कहीं भी कोई नॉर्मल लड़की या कोई नॉर्मल लड़का दिखेगा उसको मैं ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में कैपिटल ए स्मॉल ए लिखूंगा। यह मैं कसम खाता हूं, जहां कहीं, जय महाराष्ट्र, यह मैं कसम खाता हूं, जहां कहीं किसी लड़की में कलर दिख गया या किसी लड़के में कलर दिख गया, कोई अफेक्टेड बंदी या कोई अफेक्टेड बंदा दिख गया, तो मैं उसको स्मॉल ए लिखूंगा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के केस में, और कैलकुलेशन मन में करूंगा। तो देख अब फटाफट, देखता क्यों नहीं है, ये देख, नॉर्मल बंदा कैपिटल ए स्मॉल ए, नॉर्मल बंदी कैपिटल ए स्मॉल ए। शादी करवाओ, इनकी शादी करवा के क्या तुम्हें कैपिटल ए स्मॉल ए मिलते हैं नॉर्मल? क्या इनकी शादी करवा के स्मॉल ए मिलता है? ये लो अफेक्टेड, इनकी शादी करा के नॉर्मल, इनकी शादी करा के अफेक्टेड, इनकी शादी करा के नॉर्मल को कैपिटल ए स्मॉल ए, नॉर्मल को कैपिटल ए स्मॉल ए। इसकी शादी नॉर्मल के साथ हुई, नॉर्मल कैपिटल ए स्मॉल ए, इनकी शादी करा के स्मॉल ए आता है, तभी तो बंदा अफेक्टेड है। स्मॉल ए, इनकी शादी करा के नॉर्मल, इनकी शादी करा के नॉर्मल। समझ में आया तो यस लिख, ए लिखना, ए दीवाने लिख, जल्दी से लिख। जय महाराष्ट्र, जय हरियाणा, जय राजस्थान, जय कर्नाटका, जय केरला, यूपी, सबकी जय भाई, सबकी जय। JNK, जय पंजाब, सब सारे स्टेट, सबकी जय हो। देख किया ना तेरे सामने, किया ना बाबा, ए बाबा। आएगा, धीरे धीरे आएगा, एकदम नहीं आएगा। शुरू के 10-15 मिनट में 10 लगेगा, ये कर क्या रहा है मास्टर, ये कर क्या रहा है, डांडिया खेल रहा है। शुरू में ऐसे ही लगेगा, शुरू में लगेगा बाबा। सारे नशे एक जैसे नहीं होते। पढ़ाई का नशा है बाबा, एक बार चढ़ गया ना बाबा उतरेगा नहीं बाबा, एकदम अंदर तक आएगा बाबा। ठीक है, तो यह आया समझ में। तो एक और याद रखना, जब दोनों पेरेंट अनअफेक्टेड दिए हैं, इफ बोथ पेरेंट आर अनअफेक्टेड, अगर दोनों पेरेंट अनअफेक्टेड दिए हैं तो ऑटोसोमल रिसेसिव की चांसेस होती है। इफ बोथ पेरेंट आर अनअफेक्टेड, ये शॉर्टकट है। अगर दोनों पेरेंट
अनअफेक्टेड दिए हैं, तो भारी संभावना है कि जो बीमारी होगी वो ऑटोसोमल रिसेसिव होगी। भारी संभावना है। तो एक केस आपको समझ में आ गया, ऑटोसोमल रिसेसिव। अब आप देखिए, घर पे लिखना। सबसे पहले मैंने आपको यह दिया, क्वेश्चन दिया, ठीक। मैंने आपको बताया कि इन दोनों पेरेंट को ये क्यों नहीं लिख सकते, ठीक। उसके बाद एक शैतान बच्चे ने कहा इन दोनों पेरेंट में से एक को ये लिखो और दूसरे को ये लिखो। मैंने आपको बताया कि इन दोनों पेरेंट को ये भी नहीं लिख सकते। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इन दोनों पेरेंट को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये करके मैंने आपको बताया। और ये उसी पेडिग्री को और कम समय में मैंने आपको इस तरीके से आपको बताया। तो यहां तक आपको समझ में आया। फिर एक शैतान बच्चे ने कहा कि सर इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके बताओ कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसी को सॉल्व करके बताओ। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, एक चीज ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा। इसको चेक करके बताओ कि सर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या नहीं है। तो अब आप देखिएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए आप देखिएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए आप देखिएगा, सर इसको चेक करके बताओ कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट क्यों नहीं है। तो आप देखिएगा, हम इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए चेक करेंगे, हम इसको डोमिनेंट के लिए चेक करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको चेक करेंगे। ऑटो, शाबाश, तुमने पहले लिख दिया नो, बहुत बढ़िया। ऑटोसोमल, लेटस इसको एज्यूम करो, ठीक है, इसको चेक करते हैं, इज इट ऑटोसोमल डोमिनेंट और नॉट। कभी कभी ऐसे पेडिग्री भी आएंगे कि बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकती है और बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकती है। चेक करते हैं, इज इट ऑटोसोमल डोमिनेंट, इज इट ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसी को चेक करने के लिए, ऑटोसोमल डोमिनेंट में कैरियर नहीं होता, ऑटोसोमल डोमिनेंट में कैरियर नहीं होता, डोमिनेंट में कैरियर नहीं होता। अगर कोई लड़की अफेक्टेड है, अगर कोई लड़का अफेक्टेड है तो इसमें कैरियर नहीं होता। अफेक्टेड में आप उसको या तो ये लिखिए या ये लिखिए। और अगर कोई बंदी नॉर्मल है या कोई बंदा नॉर्मल है तो आप उसको लिखेंगे स्मॉल ए, क्योंकि बीमारी डोमिनेंट की वजह से है, क्योंकि बीमारी डोमिनेंट की वजह से है। अगर कहीं पे कलर भरा हुआ है तो आप या तो लिखेंगे कैपिटल ए या लिखेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए। अब आप खुद सोचिए, ये नॉर्मल दिए गए हैं तो बताओ इनको क्या लिखूं। इनको लिखूंगा स्मॉल ए, इनको लिखूंगा स्मॉल ए। ये नॉर्मल है, नॉर्मल को क्या लिखोगे, नॉर्मल को सिर्फ ये लिख सकते हो। सर नॉर्मल को ये नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, डोमिनेंट में कैरियर नहीं होता। अगर तूने ये लिख दिया तो तेरे को गोले भरे होने चाहिए। मतलब ये दोनों केस किस में आएंगे, अफेक्टेड में आएंगे। तो इनकी शादी करवाएगा तो सारे बच्चे ऐसे पैदा होंगे, सारे बच्चे कैसे पैदा होंगे, ऐसे पैदा होंगे। लेकिन तुम्हारे पास तो अफेक्टेड मेल और अफेक्टेड फीमेल है। अफेक्टेड मेल और अफेक्टेड फीमेल के लिए ऐसे जीनोटाइप चाहिए और इनकी शादी करवा के कभी भी बड़ा ए नहीं मिलता। इसका मतलब ये पेडिग्री आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां तेरे को ये चाहिए, यहां तेरे को ये चाहिए और ये चीजें तेरी यहां पर नहीं आती, ये चीजें तेरी यहां पर नहीं आती, ये चीजें तेरी यहां पर नहीं आती, ये चीजें तेरी यहां पर नहीं आती। ये चीज समझ में आई तो सारे लोग यस सर लिखिए। आज देखो मैं तुम्हें 2-3 महीने हो गए पढ़ाते हुए, हमेशा लिखने का समय दिया,
लेकिन ये खेल ऐसा है कि यहां अभी लिखने का समय नहीं दे सकता, बात को समझ, खेल खराब हो जाएगा। एक क्लास सिर्फ मेरे कहने पे रात को बैठ के अगर लिख लोगे तो इसमें कोई गलत तो नहीं है ना। तो इसके लिए भाई मुझे गलत मत बोलना, बाल बच्चे वाला आदमी हूं मैं, बुद्धुआएं मत देना भाई, समझ गए। ये कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है, ये तो तुम घर में एक लेक्चर तुम रात में बैठ के भी लिख लोगे तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। वाह वाह, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब सुन, अब सुन, अगला क्वेश्चन ले, अगला क्वेश्चन लेना, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखना, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, हे क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन। मैंने आपसे पूछा ये रिसेसिव है, डोमिनेंट है या बोथ है। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि ये कैसा है, ये रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, या फिर ये, इसमें हर एक टॉपिक अपने आप में एक चैप्टर की तरह है भाई, या फिर ये आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट है या बोथ है, ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है या बोथ है। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि बता ये बोथ है। देखो हमें, अरे गजब, अरे गजब बाबा, अरे बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया बाबा, बहुत बढ़िया। अरे जब इतना बच्चा बोथ लिखता है ना बाबा, ओवर एक्टिंग करने का मन करता है, अंदर से निकलती है बाबा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे 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 गजब, अरे अभी तो मैं मुड़ा ही नहीं और तुमने बोथ करना शुरू कर दिया। अरे तुम तो, अरे बाबा खुशी के आंसू रे, खुशी के आंसू। अरे सालार का टीजर आया भावा 5:12 पे। अपन सुबह 4 बजे तक जगह सिर्फ ये देखने के लिए कि टीजर आएगा, टीजर आएगा, कि उसमें यश भाई की, रॉकी भाई की एंट्री आएगी। भाई 4 बजे मैं सो गया, अंदर से ये था, टीजर देख के मजा आ गया बाबा, मजा आ गया। ये उसकी खुशी है, उसकी खुशी है, समझ गए, मतलब मजा आ गया बाबा। तो भाई ये जो मूवी है ये देखिएगा जरूर आपने नीट के बाद। ये मूवी लेजेंड लोगों के लिए है, बच्चे टाइप के ये मूवी नहीं है, स्पेशली गर्ल्स को ये मूवी पसंद नहीं आएगी, निब्बा निब्बी के लिए ये मूवियां नहीं है, उनके लिए तो करण जौहर बनाते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर। ये लेजेंड लोगों के लिए मूवी है, तो इसे नीट के बाद मेरे कहने पर जरूर देखिएगा। अगर मैं तुमको बोला, अगर मैं तुमको बोला, अगर मैं तुमको बोला, मैं तो इसलिए जागा था कि इसमें 1 सेकेंड रॉकी भाई का हल्की सी झलक भी दिख जाए, लेकिन कोई बात नहीं, एंड में आएंगे, एंट्री देंगे वो वहां पे। तो भाई पढ़ाते हुए कहीं कुछ गलत निकल जाए, वैसे तो मैं कोशिश करता हूं कभी कुछ गलत ना निकल जाए, कभी फिर भी एक आधी चीज निकल जाए तो उसको माइंड मत करना, ठीक है ठीक है भाई। अरे कभी कभी मन करता है यार हंसी मजाक करने का यार, ठीक है। तो यहां देखो, अब ये चेक करो, मैंने तुम्हें कसम दिलाई थी, मैंने तुम्हें कसम दिलाई थी, मैंने तुम्हें क्या कसम दिलाई थी, ठीक है। तो हाँ हाँ, तो यहां देखिए, ऐसी बात नहीं है, गर्ल्स में भी लेजेंड लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है, जिनका अपना पर्टिकुलर टेस्ट होता है मूवी का कि भैया ये मूवी हमें अच्छी लगेगी। ठीक है, काफी लोग कहेंगे अरे वीएफएक्स है, कोई स्टोरी नहीं है, फालतू में स्लो मोशन है, ये है। अरे नहीं बाबा, तू नहीं समझेगा बाबा, अरे इमोशन है बाबा, इमोशन है, कैसे समझाऊं तुझे अपनी। यहां देखिए, रिसेसिव, डोमिनेंट या बोथ, मैंने आपको कसम दिलाई थी कि, मैंने आपको कसम दिलाई थी ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए चेक करना है तो जब भी लड़का या लड़की नॉर्मल होंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए ले लेना, और जहां कहीं लड़का लड़की अफेक्टेड होंगे तो तू स्मॉल ए ले लेना। भाई कितना प्यार है रॉकी भाई के लिए बाबा गजब भाई, गजब भाई, बहुत बढ़िया, ये मैंने तुम्हें दिल दे दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, लेट्स चेक फॉर, इसको चेक करते हैं फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए चेक करते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव में कंडीशन क्या बताई मैंने, जहां भी लड़की अफेक्टेड होगी,
जहां भी आपका लड़का अफेक्टेड होगा, अफेक्टेड लड़का और लड़की को आप लिख लेना स्मॉल ए, और जहां भी लड़की नॉर्मल होगी या लड़का नॉर्मल होगा उसको कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए कैपिटल ए। कैपिटल ए लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ये डिपेंड करता है, ये हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, ये हमें चेक करना पड़ता है। जैसे मैंने तुम्हें एक चेक करके बताया था, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। नॉर्मल को लिख ले कैपिटल ए स्मॉल ए, अफेक्टेड को लिख ले स्मॉल ए। कैलकुलेशन मन में कर, इसके साथ क्रॉस करवा के अफेक्टेड भी आ रहे हैं और नॉर्मल भी आ रहे हैं। इनका जब क्रॉस करवाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए और इनका क्रॉस करवाएगा तो कितने तरह की पॉसिबिलिटी है, आपको ऐसे भी मिलेंगे और आपको ऐसे भी मिलेंगे। ये नॉर्मल होंगे और ये अफेक्टेड होंगे। जहां अफेक्टेड दिए हैं अपना मतलब इससे निकाल, अपना मतलब इससे निकाल। अब इसकी शादी करवा दी बाहर वाले से, नॉर्मल को ले ले कैपिटल ए स्मॉल ए, इनके बीच में क्रॉस करवाएगा, इस तरह के लोग बनेंगे। अपना मतलब यहां अफेक्टेड है, अफेक्टेड से निकाल, नॉर्मल है, अपना मतलब नॉर्मल से निकाल। इसका मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, सलाम बाबा, रॉकी भाई का सलाम, सिंस 1951। आ जाओ भाई, आ जाओ। आज मैं उसका टीजर का एक एक वर्ड याद करूंगा अच्छे से, फिर मैं तुमको कल सुनाऊंगा उसको, ठीक है? आ जाओ। अब इसको चेक करो क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या नहीं है। इसको चेक करो क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या नहीं है। लेट अस चेक फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट में लड़की और लड़का अगर इनकी जिंदगी में कलर भर गए तो इनकी जिंदगी से कलर उतर गए। इनको हम ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, और अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल में रिसेसिव लिखना। चलो जरा चेक करते हैं, इसके साथ जाना क्योंकि ये आपको ज्यादा पॉसिबिलिटी देता है। ये नॉर्मल है स्मॉल ए, ये अफेक्टेड है कैपिटल ए स्मॉल ए, क्योंकि आप ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए चेक कर रहे हो, बीमारी डोमिनेंट एलील की वजह से है। अब आप देखिए इनके बीच में क्रॉस करवाइए, जब आप इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो दो पॉसिबिलिटी आएंगी। ये दो पॉसिबिलिटी यहां पर ये रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल को, ये करेगा अफेक्टेड को। सारे ही बंदियां अफेक्टेड दी हैं, तो तू अपना मतलब इससे निकाल। ये इसकी शादी नॉर्मल लड़के के साथ हुई है, ये रहा नॉर्मल लड़का, सॉरी, इसकी शादी नॉर्मल लड़के के साथ हुई है, ये इसके साथ शादी हुई है। तो अब आप इसके साथ शादी करवाइए, इसके साथ शादी करवाइए, दो पॉसिबिलिटी आएंगी नॉर्मल और अफेक्टेड। ये लड़की अफेक्टेड है, इससे मतलब निकाल कैपिटल ए स्मॉल ए, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, मतलब ये आपका आंसर जाएगा बोथ। बहुत बढ़िया, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख दे, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं 15 मिनट क्लास एक्सटेंड नहीं करूंगा क्योंकि उससे काम खराब हो सकता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है? जाना मत, ठीक है? मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने तुम्हें किसी भी पेडिग्री को चेक करना बताया ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए, बट सर ऑप्शन में अगर आ गया कि ये बीमारी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है
या क्वेश्चन में आ गया ये बीमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, या क्वेश्चन में आ गया ये बीमारी वाई लिंक्ड है, तो मैंने आपको एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए चेक करना नहीं बताया, मैंने आपको एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए चेक करना नहीं बताया, मैंने आपको वाई लिंक्ड के लिए चेक करना नहीं बताया। क्यों नहीं बताया सर? क्योंकि समय हो गया, इसलिए नहीं बताया। अच्छा, इस टॉपिक को समझाते समझाते 5:45 हो गए। हाँ, अच्छा, तो सर ये बीमारी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ये हमें कैसे पता चलेगा? बेटा जब मास्टर जी समझाएंगे। सर कब समझाएंगे? बेटा कल समझाएंगे 4 बजे फ्राइडे को। इसका मतलब सर मैं घर पे जाके पेडिग्री के क्वेश्चन अभी ना करूं? बिल्कुल मत करना। पेडिग्री घर पे जाके पढ़ूं, सिर्फ उतना पढ़ना जितना मैंने नोट्स में पढ़ाया, और कोई किताब कोई क्वेश्चन मत करना। सर करने दो ना, मजा आता है। अरे दीवाने, अभी चीज अधूरी है। तेरे से 4 क्वेश्चन बन गए और 1 नहीं बना तो तेरा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। खेल अभी अधूरा है। रॉकी भाई की एंट्री सालार में होगी, अभी खेल अधूरा है। अभी जाके पेडिग्री के क्वेश्चन मत करना, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आ गया कि इसको चेक कर एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए, एक्स लिंक रिसेसिव के लिए, वाई लिंक के लिए, तो तू हो सकता है वहां कंफ्यूज हो जाए। अभी चेक मत करना। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाया था, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाया था, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाया था, लेकिन टाइम की कमी है, टाइम की कमी है। फिर भी मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है भाई, कल आएगा। क्लास में मजा आया तो सभी लोग दिल बना दीजिए, सभी लोग दिल बना दीजिए। अभी पेडिग्री के क्वेश्चन मत करना, चिल्ला चिल्ला के वार्निंग दे रहा हूं, पेडिग्री के क्वेश्चन नहीं करना। कल की क्लास बाकी, खेल बाकी, कल की क्लास बाकी, खेल बाकी, कल की क्लास बाकी, खेल बाकी। कल एक्स लिंक रिसेसिव के लिए चेक करेंगे, एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए चेक करेंगे। पहले मैं करूंगा फिर आप करेंगे। अभी नहीं करना, नहीं करना, पेडिग्री के क्वेश्चन नहीं करना। मैं फिर बोल रहा हूं, पेडिग्री के क्वेश्चन नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। खेल अभी अधूरा है, खेल अभी अधूरा है। इतनी एनर्जी तो तब है जब मैं बीमार हूं। सही होता ना तो बेटा आग लगा देते। ठीक है भाई, फिर मिलेंगे। थैंक यू भाई, इतना प्यार के लिए, इतना दिल के लिए। आज की क्लास जिम्मेदारी थी, आज की क्लास जिम्मेदारी थी बाबा, जिम्मेदारी थी। आज की क्लास जिम्मेदारी थी बाबा, आज की क्लास जिम्मेदारी थी। ठीक है, कल करेंगे। क्लास अगर पसंद आए तो ऐप में अच्छे अच्छे कमेंट करा करो। 2-4 लुखे वहां पता नहीं क्या कमेंट करके चले जाते हैं। जिनको समझ आता है वो भी एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करो। ऐसे लिख दिया करो, सर नाइस लेक्चर सर, ग्रेट लेक्चर सर, बिग फैन सर। अरे सुकून मिलता है, अरे अच्छा लगता है रात में जब पढ़ते हैं ना डाउट लेते हुए, अच्छा लगता है। ठीक है बाबा, एक एक कमेंट कर दिया करो। जब क्लास को बंद करो तो एक कमेंट कर दिया करो, लिख दिया करो, सर अच्छा लगा पढ़ के, सर मजा आया। और क्या मांगते तुमसे, यही तो मांगते बाबा। मोटिवेशन मिलता है अगली क्लास के लिए, और लगता है कि और जान लगा, और जान लगा। ठीक है भाई, जाने का मन नहीं कर रहा है। कल मिलेंगे, ख्याल रखना।